अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कल होने वाले इलेक्शंस के हवाले से। ये ऐसे ज़मीनी इलेक्शंस थे जिसमें एक एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन ये थी कि ज़्यादातर सीटें नून लीग ले जाएगी। खैर, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे उन तज्जिया निगारों को ट्रोल भी कर रहे हैं जो ये तज्जिया करके बैठे हुए थे कि शायद ज़्यादा सीटें नून लीग की हो जाएँ, लेकिन आप कभी कभी सर्कमस्टांसेस चेंज भी होते हैं और PMLN के अनपॉपुलर डिसीजंस की वजह से वोटर्स को महंगाई हज़म नहीं हुई और हमें ये अलग नताइज देखने में आए। ये PTI की फेवर में गए या नहीं, लेकिन ये नताइज क्यों आए, इसका इसमें आप कसूरवार कुछ तज्जिया निगारों को नहीं ठहरा सकते। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इस वक्त सोशल मीडिया में ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी तवज्जो इसी पे है कि किसने क्या तज्जिया किया था, लेकिन आपकी जॉब ये होती है कि आप उसके बारे में एक राय दें और वो फैक्ट नहीं होता, वो तो जब वक्त गुजरता है तो ही आपको पता चलता है कि हालात किस तरफ बैठेंगे। लेकिन फाइनली ये रिजल्ट्स PTI के फेवर में आए और PMLN की कारकर्दगी पे बहुत सारे सवालात उठे। कल सबसे बड़ा सवाल उठने वाला ये था कि अगर आप अपने वोटर को ही कॉन्फिडेंस में नहीं रख सके, अगर आप अपने वोटर को ही इंटैक्ट नहीं रख सके, तो आपको ये हुकूमत संभालने की ज़रूरत क्या थी। इमरान खान की परफॉर्मेंस क्वेश्चनेबल थी उनके आखिरी हफ्तों में, लेकिन एटलीस्ट उनको जितना वक्त मिला वो उन्होंने आवाम के अंदर गुजारा, जितनी डिटर्मिनेशन से गुजारा, जितना एग्रेसिवली गुजारा, उसका अगर 50% भी PMLN करती तो शायद आज नतीजा किसी और तरफ बैठता। और क्या PMLN ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी? क्या नवाज शरीफ के बगैर PMLN पहले की तरह के नताइज नहीं लेके आ सकती? ये और अब ये तो साबित हो गया है कि दोनों जमातों ने इक़्तिदार हासिल करने के लिए पूरी कोशिश की है, लेकिन ये देखना बाकी है कि क्या इन्होंने इस पूरी सिचुएशन में मईशत को संभालने की भी तैयारी की है नहीं। इन तमाम नुकात पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर राना मकबूल साहब PMLN से, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा मुझे ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और माजिद निज़ामी इज़ अ सीनियर जर्नलिस्ट मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें। राना मकबूल साहब, मुझे बताइएगा कि आप लोग तो कहते थे 18 सीटें ले लेंगे, आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो गए? आप लोग तो वोटर भी अपना बाहर नहीं निकाल सके। देखो, ये ह्यूमन असेसमेंट्स की जरूरी तो नहीं है कि हमेशा सारी दुरुस्त हो। ये कोई साइंटिफिक फार्मूला ऐसा नहीं है कि आप असेस कर सकें, लेकिन आपने अपने इंट्रोडक्शन में सारी बात की खुद वजाहत कर दी है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये रद्द अमल जो है लोगों का, ख़ास तौर से वो है महंगाई के हवाले से, क्योंकि महंगाई पे रिएक्शन ज़रूर था। दूसरा, फंडामेंटली ये सारी की सारी सीट्स थी, ये PTI की थी और ये नून लीग की नहीं थी, तो ये फैक्टर ज़रूर था। एक सेंस ऑफ एसोसिएशन होती है, जिस पार्टी ने इलेक्शन लड़ा हो, जीती हो, और फिर लोग उसके साथ इतनी देर तक चलते रहे हों, तो यकदम बदलना मुश्किल होता है। फिर भी कुछ 4-5 सीटें जो हो गई हैं, ठीक है, अब मैदान खुला है, इसमें चलता रहेगा ये पॉलिटिकल प्रोसेस। अल्लाह करे ये डेमोक्रेटिकली सारे मसाइल हल हों जितने भी हैं। अगर पंजाब गवर्नमेंट दोबारा रिफॉर्म फॉर्म करनी है, वो भी पीसफुली, अगर कानूनी तौर पे जो भी पोजीशन बनती है, और अगर इलेक्शन का फैसला करना है, बहुत सारे दाना लोग तो ये भी कहते हैं कि जी बैठ जाए सारी पार्टीज और इसके लिए एक मोडेलिटीज तय कर लें इलेक्शन के लिए, इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लें। जो बड़ा इशू था, जो ऑब्स्ट्रक्शन पहले थी, क्या वो ओवरकम कर ली गई है कि जो इंटरनेशनल मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस हैं वो पार्लेज नहीं करते। लेकिन ये तो आगे की बात है मकबूल साहब, फिलहाल तो हम इलेक्शन पे ही अटके हुए हैं, क्योंकि इट इज़ क्वाइट शॉकिंग फॉर एवरीबॉडी कि अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं, आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे मेरे साथ रुकिएगा, माजिद निज़ामी को भी मैं इसमें शामिल करती हूँ। माजिद, आप मुझे बताइएगा, आप तो बहुत फ्रिक्वेंटली इस पर लिखते रहे हैं, आपके लिए ये कितना नया था और इसमें क्रेडिट PTI को कैसे जाता है कि उन्होंने अपने वोट बैंक को पहले की तरह इंटैक्ट रखा और वैसे ही तकरीबन रिजल्ट्स लेके? जी बहुत शुक्रिया। इसमें 2-3 चीज़ें मिलकर ही इस कॉम्बिनेशन को बनाती हैं, और ये बात दुरुस्त है कि पहले बाई इलेक्शंस के बरक्स इस बाई इलेक्शन के अंदर कौमी बयानिया भी अहम किरदार अदा कर रहा था। पहले बाई इलेक्शंस में अमूमन ये देखा जाता है कि लोकल मसाइल पे या सूबाई इशूज़ के ऊपर मामला हल हो जाते थे और इलेक्शन हो जाता था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन 20 हल्कों का बाई इलेक्शन अहमियत इख्तियार कर गया, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को फाइनल कर दिया कि हाउस के मुकम्मल होने के बाद ही वज़ीर आला का इंतखाब होगा।
तो उससे पहले तहरीक इंसाफ की इन हलकों पर उतनी तवज्जो नहीं थी। उस फैसले के बाद से तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक जान पड़ गई और उन्हें ये समझ आने लगा कि शायद अब हम एक मेहनत करके तो यहाँ पे नताइज हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ से ये जब मामला शुरू हुआ तो इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि जैसे हमने बात की कि महंगाई के हवाले से तो सभी परेशान हैं। दूसरा ये कि मुस्लिम लीग नून ने जो टिकट्स की तकसीम की उसके अंदर कई हलकों के अंदर उन्हें मसाइल पेश आए। कई हलकों में उनके लोग तहरीक इंसाफ में चले गए। कुछ ऐसे हलके थे जहाँ पे वो आज़ाद खड़े हो गए और कुछ ऐसे हलके थे जहाँ पे ना तो वो तहरीक इंसाफ में गए ना वो आज़ाद खड़े हुए, लेकिन उन्होंने इंतखाबी मुहिम में उतनी सरगर्मी से हिस्सा नहीं लिया। क्योंकि जिस तरह यहाँ पे बात की जाती कि जो वाबस्तगी और एक ताल्लुक की जो बात थी वो उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ। एक तो ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से मामला थे। तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं ये समझता हूँ कि टिकट्स बहुत अच्छे दिए गए थे और हर हलके के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखा गया। एक दो टिकट्स के अलावा बाकी तमाम ऐसे टिकट्स थे जो मजबूत इंतखाबी उम्मीदवारों को दिए गए ताकि वो इलेक्शन डे के ऊपर और उससे पहले कैंपेन अच्छी तरह चला सकें और हलके के अंदर होने वाली तमाम सरगर्मी को कंट्रोल कर सकें। ठीक है माजिद, ये जो आप बात कर रहे हैं कि एक कौमी बयानिया भी बहुत कंसिडर हुआ है इस पूरी एक्सरसाइज में। मुसर्रत जमशेद चीमा भी प्रॉब्लली हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर रही हैं। सेनेटर साहब, आप ही बताइएगा, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, वोट को इज्जत दो वाला स्लोगन भी विद द पैस ऑफ टाइम बहुत डिफ्यूज़ हो गया, लोग भूलना शुरू हो गए। जब तक आप एंटायर एस्टेब्लिशमेंट बात करते थे बहुत व्यूअरशिप भी मिलती थी, बहुत बात भी होती थी, और फिर अब आपके बारे में एक राय ये बनती जा रही है कि इमरान खान ने आपके नैरेटिव को कैश करवा लिया है व्हेन ही रियलाइज्ड कि इसकी मकबूलियत ज़्यादा है। नहीं, उसमें तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एंटी एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने अपना एक डेवलप किया है, इसके हमेशा फ़ायदे होते हैं। आपको याद है कि मियां नवाज शरीफ ने जब 1993 में किया था तो पहला जो रिएक्शन शो किया था तो कितना वोट मिला था, ही हैड ऑलमोस्ट वन द इलेक्शंस डिस्पाइट द फैक्ट एवरीबॉडी न्यू कि वो वापस नहीं आ सकते बिकॉज ही वाज चक्ड आउट बाय द मिलिट्री रूलर्स ऑफ दोज डेज। तो इस वजह से ये बात तो सही है, इसका फायदा हमेशा होता है कि अगर आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट जाते हैं तो उस वोट में फर्क पड़ता है। ठीक है, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा ने। मुसर्रत साहबा, आप ये बताइएगा कि अब ये रियलाइजेशन आ गई है आपकी पार्टी के अंदर, अगर हम इस बारे में बात ना भी करें कि कहीं से आपको सपोर्ट मिली है या नहीं, और अब तक चूंकि कोई धांधली की शिकायत कहीं से नहीं आई, तो ये समझ लिया जाए कि बहुत शफाफ इलेक्शन थे, तो क्या अब आप में कॉन्फिडेंस आ गया कि आपकी पार्टी को ज़रूरत नहीं है किसी गायबाना सपोर्ट की? वैसे बाय द वे ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन आई विल आंसर दैट कि बीबी पहले भी हम अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल और फिर उसके बाद अगर हमें सपोर्ट होती तो हमारे पास इतनी थिन मेजॉरिटी होती। अगर हमें सपोर्ट होती तो हम इस तरह तो ना आते जिस तरह हमने 3.5 साल जो हमने ज़िलाफत सही है। तो पहले भी अवाम की ताकत से आए थे और अभी तो चीजें बड़ी वाज़ेह और क्लियर हो गई हैं। और जहां तक बात है धांधली की, धांधली हुई है, बेपनाह प्री पोल रिगिंग हुई है, पोलिंग डे पे रिगिंग हुई है, लेकिन उसके बावजूद अवाम निकली इतनी ज्यादा है कि ये कुछ भी नहीं कर सके, ये बेचारे मैनेज नहीं कर सके। और धांधली की अब मैं आपको फॉर्म्स भी बता देती हूँ कि किस किस तरह से हुई। कभी दुनिया के किसी मुल्क में ऐसे नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन जिंदा जावेद 40 लाख लोगों को मार दे और फिर उसको वो कह दे कि जी हमने इनको मुर्दा करार दिया था, ये कोई मतलब इट वाज टेक्निकल एरर या डिफॉल्ट, पता नहीं कैसे हमारे से ये गलती हो गई। और बार बार हमारे हाईलाइट करने के बावजूद इलेक्शन कमीशन कोई किसी चीज का नोटिस नहीं लेता। हमें कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट ऑर्डर के ऊपर ये हिलजुल करते हैं माशाल्लाह से ये डिपार्टमेंट। कभी किसी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि एक ही घर के अंदर रहने वाले 2 अफराद जिनका मियां बीवी, उनका घर का एड्रेस तो एक ही होता है ना, अगर उनकी आपस में सेपरेशन नहीं हुई। इस इलेक्शन कमीशन ने एक ही फैमिली के छत तले रहने वाले अफराद को 2-2, 3-3 हलकों के अंदर फेंका। ये रिगिंग ही है कि आप वोटर को, जो लोकल आबादी का वोटर है, उसको डिस्पर्स कर दो। अगर मैं रहती एक मसलन इस्लामाबाद में हूँ फर्ज करें या लाहौर में हूँ और मेरा वोट अगर मुजफ्फरगढ़ में है, तो इससे बड़ा क्राइम और जुल्म हो क्या सकता है।
इलेक्शन कमीशन ने इस दफा धांधली की अपनी तमाम हदें पार की हैं। इन लोगों को, इंपोर्टेड हुकूमत को, इस गुलाम हुकूमत को, ये उनका एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एक इनका नेक्सिस है कि यहाँ पे दफा ब्रेक करो। लेते हैं फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मुसअद साहब, आई एम सॉरी, यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपको इंतज़ार करना पड़ा। मुझे ये बताइएगा, मेरा आपसे सवाल ये था कि आप क्या समझती हैं कि आपकी फेवर में क्या गया है? पीटीआई पीएमएलएन के अनपॉपुलर डिसीजंस, जिसमें महंगाई एक सबसे बड़ा फैसला था जो आने वाले दिनों में हम मज़ीद देखेंगे, लेकिन या आप समझती हैं कि आपका नैरेटिव ज़्यादा लोगों को समझ में आया? देखिए, दोनों बातें हैं, लेकिन जो पहले हमारा जो बयानिया नहीं था वो हकीकत थी और वो अवाम को समझ आई। अवाम ने उस चीज को बाय किया। इनफैक्ट इस मुल्क के साथ जिस तरह से रिजीम चेंज ऑपरेशन शुरू किया जाता है और फिर जिस तरह से इस मुल्क में मैं ये कहती हूँ, ये गवर्नमेंट डीरेल नहीं हुई, इन्होंने पाकिस्तान को डीरेल कर दिया। इन्होंने ये जो माजी से, और ये अभी ये सिलसिला जारी और सारी है माशाल्लाह, और ये इस सिलसिले को इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, अल्लाह और अवाम की मदद के साथ, कि ये सिलसिला अब ये सेटल होना चाहिए कि ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन है आखिर कब तक। देखें, इस वक्त पाकिस्तान के साथ हुआ ये कि पाकिस्तान बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रहा था और बीच में ये वाली एपिसोड आ गई। वो बाप बेटा जिनको जेलों में जाना था, जिनके ऊपर करप्शन साबित हो गई थी, और उनके केसेस को होल्ड करके और उनको जाके एक को प्राइम मिनिस्टर और एक को सीएम बना दिया गया। ये अवाम को इतने अच्छे से समझ आया। और सोने पे सुहागा, ये देखे, दो तीन चीजें हैं जो फैक्चुअल है। स्लोगन क्या था? अवाम को बता रहे थे जी महंगाई मुकाओ मार्च, एक आर्टिफिशियल सा मार्च क्रिएट करने की कोशिश की गई जो कि दम तोड़ गया गुजरांवाला में जाके। वो दोनों कजन निकले थे, सियासी यतीम, और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहां पे सुनने के लिए इनके पास बंदे इकट्ठे नहीं थे। इनको 2.5 दिन लग गए थे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अवाम को कहा महंगाई मुकाओ मार्च, और एक वो जो नन्ना मुन्ना सा मार्च लेके उधर से आए थे, वो जो जाली चेयरमैन बना हुआ पार्टी के ऊपर, जिसने एक जाली किस्म की वसीयत के तहत वो बने, उन्होंने भी महंगाई मुकाओ मार्च निकाला और ड्रामे वगैरह इन्होंने पूरा ड्रामेटाइज करने की कोशिश की। हकीकत में अवाम समझती है कि इन्होंने अवाम और पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की खुददारी को बेचा, डॉलर ठीक है मुसअद साहब, कुछ देर पहले इमरान खान जब अपने एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन कर देना चाहिए, और उन्होंने सरप्राइजिंगली एस्टैब्लिशमेंट को भी पॉइंट आउट नहीं किया नेगेटिवली। तो ये मौक़िफ़ आपकी पार्टी में चेंज है, नया सामने आया? नहीं, ऐसा नहीं है, ये कोई नया मौक़िफ़ नहीं है। हमारा स्टांस जिस दिन से पिछले 26 सालों से वही है, और ना वो चेंज होगा। देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं 2-3 बातें करूं, मुझे पहले मैं कंप्लीट कर लूं कि अवाम को पता है, जिस पे बीतती है उससे ज्यादा किसको पता होगा। यानी कि इन्होंने मुल्क की खुददारी बेची, ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, गुलामी इन्होंने कबूल की, अवाम को कहा महंगाई, और जब खुद आए तो 10 गुना ज्यादा महंगाई करके रख दी इन्होंने विद इन अ फ्यू डेज। 45 डेज के अंदर इन्होंने जो 3.5 सालों में जितनी महंगाई हमने नहीं की थी उससे डबल ट्रिपल कर दी। तो वो तो वही खत्म हो गया। दोनों बयानिए हमारे हकीकत और सच साबित हुए कि वो हम खाली लोगों को बता नहीं रहे, दैट वाज फैक्ट एंड रियलिटी। आप नहीं समझती कि इस वक्त सारी पार्टीज को बैठ के, मुसअद साहब प्लीज लेट मी रेज अ पॉइंट, कि इस वक्त सारी पार्टीज को बैठ के आगे का लाहेमल तैयार करना चाहिए। 22 जुलाई के इलेक्शंस के बाद फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, बजाय कि जो आप चीफ इलेक्शन कमीशन की रेजिग्नेशन का मुतालबा करें। पहले ही इतना सारा हमने पंजाब के अंदर पर्टिकुलरली आईनी बहरान देखा है, तो व्हाई डोंट यू जस्ट गो फॉर फ्रेश इलेक्शन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली किसी किस्म के आईनी बहरान को पैदा नहीं करेगी, लेकिन बहुत सारे आईनी बहरान जो उनकी वजह से पैदा हुए हैं उनके हल की तरफ जरूर मुल्क जाएगा।
ठीक है, आप देखिए, मेरे साथ ही किसी रुकिएगा भी यहाँ पे, आप काइंडली साथ रुकिएगा। माजिद, आप बताइएगा कि ये मुतालबा जो इमरान खान ने अपनी तकरीर में किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए, हालांकि एक तबका एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उनका शुक्रिया अदा करेंगे। जी माजिद, जी माजिद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आवाज में डिस्टॉर्शन बहुत है, मैं सवाल समझ नहीं पाया। जी माजिद, मुझे ये बताइएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रेजिग्नेशन का जो मुतालबा इमरान खान ने किया है, ये कितना प्रैक्टिकल है? मेरा ये ख्याल है जी कि सियासी जमात के मुतालबे पर एक आईनी ओहदे में फाइज शख्स की तरफ से इस्तीफा आना बिल्कुल एक गैर मुतवक्को चीज़ हो सकती है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन पर एतराज़ात तो हर दौर में किसी न किसी सियासी जमात को रहते हैं, लेकिन ये कहना कि एक सियासी जमात की के मुतालबे पर चीफ इलेक्शन कमीशन मुस्ताफ़ी होकर घर चले जाएंगे, मेरा ख्याल है ये नामुमकिनात में से लगता है। हाँ, इसमें से ये हो सकता है कि कुछ सियासी जमातों के रहनुमा और बाकी रियासती इदारों के लोग मिल बैठें और आइंदा के लिए कोई चीज़ों का और तरीक़ेकार तय कर लें। मेरा ये ख्याल है कि कल का इलेक्शन जीतने के बाद इस तरह का मुतालबा करना इस बात की निशानदही करता है कि बहरहाल अभी भी उन्हें यह ख़तरा है कि आइंदा इलेक्शन में उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन की जानिब से किसी ना किसी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है। और इसकी इमरान खान साहब की इस हवाले से एक तारीफ भी है कि वो इन मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अपनी हुकूमत के दौरान भी कोई इतना मुतमईन नहीं रहे। सो अगर इन दोनों चीज़ों को मिला के देखा जाए तो ये चीज़ समझ आती है कि इमरान खान साहब ये चाहेंगे कि इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बगैर अगर इलेक्शंस होंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें ये यकीन हुआ कि उनका मैंडेट चुराया नहीं जाएगा। और अभी भी उन्होंने इसीलिए सवालिया निशानात उठाए हैं कि अगर इस साल हुकूमत नए इलेक्शंस की तरफ जाती है और आम इंतखाबात का माहौल बनता है तो बहरहाल वो ये यकीन दहानी चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनके मैंडेट में और कोई धांधली या कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी। ठीक है, सेनेटर साहब, आप ये विल यू बाय दिस जो इमरान खान ने कहा है, आप लोग इसको कंसिडर करेंगे? एक तरफ आपने मुबारकबाद तो दी है उनको जीतने की, लेकिन आप उनके इस मुतालबे को कंसिडर करेंगे? क्योंकि अब पीटीआई ये मुकम्मल तौर पे साबित कर चुकी है कि वो चाहे कम ही सही लेकिन हल्के की सियासत समझती है और जीत सकते हैं इलेक्शंस बार बार। नॉट नॉट बिकम दे आर बिकमिंग मोर पावरफुल। देखिए जी, इसमें किसी और पार्टी का क्या रोल होगा? जिस पार्टी को इतराज़ात हैं या उनके पास सब्सटेंशियल मटेरियल है, जैसे अभी हमारे भाई ने कहा, बड़ी सियानी बात है कि आप इकट्ठे होकर बैठ जाएं, एक मुश्तरका फैसला कर लें, फिर आप इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट कर लें अगर उसमें कुछ सब्सटेंस हो जो बात हो रही है, और बाकी पार्टीज भी कन्विंस हो जाएं तो रिक्वेस्ट की जा सकती है। वहाँ कंपल्शन के साथ तो उसे फारिग नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता उनका अगर ग्राउंड इतना सॉलिड है और उनके पास कोई टेंजिबल एविडेंस है और वो समझते हैं कि इस मसले का हल नहीं है, तो उसके लिए लॉ के रास्ते खुले हैं, कोर्टें बैठी हुई हैं, वो एक रेफरेंस बना लें, रेफरेंस बना के फाइल कर दें। आप सेनेटर साहब, आपकी पार्टी के लोगों की भी मीटिंग्स हो रही हैं, उसके हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि आपने रिपोर्ट पेश की है कि वोटर्स बाहर नहीं आ सके और किस तरह से बेहतर परफॉर्म नहीं किया गया। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ की एब्सेंस भी इसमें एक बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से आप लोग परफॉर्म नहीं कर पाए? कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। उस वैक्यूम को फिल करना काफी मुश्किल है। और मरियम ने भी लेट स्टार्ट किया, उसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, बड़े क्राउड्स इकट्ठे किए हैं और सख्त मौसम में उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बहुत बड़ा पोटेंशियल है ये नून लीग के पास। और अब चूंकि एक दफा हो गया है ये सेटबैक, अब मेरा ख्याल है उस सेटबैक को एड्रेस करने के लिए पूरे का पूरा एक लाइन ऑफ एक्शन भी बनाई जाएगी और खुल के इसके ऊपर डिस्कस हो रहा है इन हाउस भी कि क्या क्या इनएडिक्वेसीज रह गई हैं जिसकी वजह से ये हुआ। अगरचे मैंने पहले भी अर्ज किया कि सारी की सारी सीटें पीटीआई की थी ये, लेकिन फिर भी जो नून लीग की परफॉर्मेंस जो है उससे लोग मुतमिन नहीं है। इससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी और उसके लिए सोच विचार हो रही है। लेकिन आपकी तहादी आपको लगता है कि आपके साथ रहेंगे अब, जिस तरह की परफॉर्मेंस आपने दिखाई है? जब जनरल इलेक्शन आता है ना जी, फिर तो नए इत्तेहाद बनते हैं। अगर ये लाइन चलती है तो फाबिया, अगर नहीं तो फिर नए इत्तेहाद बनते हैं ना, उसका फैलाव भी ज्यादा होता है, सारे मुल्क में इलेक्शन होता है, फिर नई स्ट्रेटजीज बनेंगी और फिर बात अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ता है। इट हैज बीन ए ह्यूज पार्टी और हमेशा इलेक्शन जीतती रही है, फिर भी इंशाल्लाह जीतेगी। तो ऐसी मायूसी की बात नहीं। और बड़ा अच्छा है कि सबसे पहले मरियम ने
बड़ी खुशदिली से इसको कबूल किया है और कहा है कि शिकस्त और फतह तो इस सारे के सारे मामले का हिस्सा है, हमें खंदा पेशानी से लेकिन इसको राना साहब उन्होंने तो बर्दाश्त करना खुशदिली चाहिए। से कबूल किया, लेकिन इसमें अलार्मिंग ये है कि आवाम को इससे फ़र्क नहीं पड़ता अब कि इक़्तिदार में कौन बैठा है। उनको इससे फ़र्क पड़ता है कि उनकी ज़रूरियात पूरी हो रही है नहीं हो रही। ये ये एक आपकी आम बिल, पाकिस्तानी, बिल, 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 मेरा ख्याल है ये कि आपकी ये बात नैरेटिव की भी इतनी जंग नहीं है जितना ये परफॉर्मेंस की जंग है। आपको सिर्फ परफॉर्म करने की ज़रूरत। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर नेक्स्ट जब होते हैं इलेक्शन तो नेचुरली वो अपने मैनिफेस्टो भी गौर करेंगे, अपने प्रोग्राम भी बताएंगे और उस प्रोग्राम को हद मकदूर जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी मुसाद साहब, मुझे बताइएगा कि अब जो आपके फ्रेश इलेक्शंस का मुतालबा है, इसके बारे में आपकी अब क्या हिकमत अमली होगी? आप लोग मिलेंगे पॉलिटिकल जमातों से या आपकी क्या लाहे अमल होगा अभी? बिकॉज इट हैज़ बिकम द नीड ऑफ द आवर। सिर्फ आपका मुतालबा नहीं बल्कि होना ही ये चाहिए, तो आप आगे क्या करेंगे? जी, आपके जो सवाल है उसी में ही आपने जवाब भी दे दिया। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि इस वक्त जितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिस तरह से मैं कहती हूँ कि देयर इज नो आइन। अगर हम बात करें पंजाब में भी पहले भी गैर आइनी तौर पर इनका मुंतखब होना, फिर उसके बाद जो ओथ का इशू और फिर इनका बहरान तब से शुरू है कि ये अकलियत वाली जमात गवर्नमेंट में बैठी हुई है, उधर क्या कहते हैं फेडरल में भी और इधर भी। और अभी तो देखें कहानी खत्म होगी ना कल से। और सारी तमाम चीजों से सुपीरियर तो मुल्क है ना जी और अवाम। और अगर हमें जिस तरह से पाकिस्तान तेजी से तनज़ली की तरफ जा रहा है और फिर गॉड फॉरबिड अब हम चौथे नंबर पे खड़े हैं और वी आर वेरी क्लोज टू जो श्रीलंका की जो सिचुएशन बनी, तेजी से हम उस तरफ दौड़ रहे हैं। तो वो तब तक जो आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली लिंक्ड है आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। तो जितनी इंस्टेबिलिटी आ गई है इससे ज्यादा आगे हम अफोर्ड नहीं करते। एक ही हल है, फ्रेश इलेक्शन कॉल किए जाए, सारी जमातें, बिल्कुल सारी जमातें और मुल्क के सारे स्टेक होल्डर्स बैठें, एक इंटरम सेटअप बने उस सेटअप को तमाम जमातों की, तमाम स्टेक होल्डर्स की बैकिंग हासिल हो और फिर उनको सपोर्ट करते हुए जितने भी जो भी फैसले लेने और लेके फिर हम इलेक्शन में जाएं। और फिर जो भी जमात नए मैंडेट के साथ आए वो अपनी गवर्नमेंट संभाले और फिर उसके बाद वो जो भी मुल्क के लिए बेहतर फैसले हैं, बेहतरीन है, वो करें। लेकिन ये पॉसिबल तब है जब इलेक्शन कमीशन से बात शुरू होगी। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो जो कुछ कर दिया है ना, देखे माजी में डिक्टेटर भी रहे, बड़े बड़े अजीबो गरीब दो राहों से ये मुल्क गुजरा। ये वाली सिचुएशन इस तरह से ओपनली पार्टी बनना कभी भी नहीं हुआ। बहरहाल कोई तो थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि लगी लिपटी से या कुछ। अब मरियम ने क्यों जल्दी रिजल्ट को एक्सेप्ट किया है? इन्होंने हर कंस्टिट्यूएंसी में 20 हलकों से शुरू करती हूँ बात कि तकरीबन जो लोकल वहां का जो वोटर है मोर देन 50% जी इन्होंने हलकों से बाहर फेंके हैं। बहुत सारे वोटर्स को इन्होंने जिंदा लोगों को मार दिया। एक ही फैमिली के अंदर लोगों के वोट्स को मुख्तलिफ कंस्टिट्यूएंसीज में डिस्पर्स कर दिया। 10-10 लोग, एक ही फैमिली के लोग आते थे, एक का वोट था, 10-9 के नहीं थे। ये इतने ओछे हथकंडे करने के बाद फिर जो पैसा चला, फिर जो ओपनली बाइंग एंड सेलिंग हुई वोट्स की, फिर ये जो राजा सगीर है इसके इलेक्शन डे पे भी जो एसी था वो आटे ट्रक रख के बैठा हुआ था आटे का। मतलब खुदा की पनाह, जिस तरह से ओपनली और कोई एक्शन नहीं। ये जिस तरह से माशाल्लाह सारे बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तुम लोगों ने सारा टिल वाला जोर लगाया और उसके बाद भी अवाम ने जिस तरह से, मैं कहती हूँ कि इनका रेफरेंडम कर दिया है, इनकी पॉलिटिक्स को बहुत बड़ा डेंट पड़ा है।
बड़ा टाइम लगेगा ठीक है इनको मुसर्रत साहब, समझने आप में। मेरे साथ ही रुकिएगा। माजिद, आप मुझे बताइएगा कि एक तरफ ईवीएम्स का मामला है, ओवरसीज़ के वोटिंग को लेके इमरान खान ऑलरेडी कोर्ट में है, इस पे वो लोग मजीद काम करना चाहते हैं। ऐसी सूरत हाल में फ्रेश इलेक्शंस पे कंसेंसस कैसे क्रिएट हो सकेगा, या आप समझते हैं कि मजीद हम क्योस की तरफ बढ़े, बिकॉज नाउ इट हैज़ बिकम द रियल क्राइसिस? देखिए जी, तहरीक इंसाफ का जो बुनियादी मुतालबा है वो बहरहाल नवंबर से मुंसलिक ज़रूर है, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि एक फ्रेश मैंडेट वाली हुकूमत को अहम तकर्रियाँ करनी चाहिए। सो उनका अभी तक का प्लान यही है कि हुकूमत पर दबाव इस हद तक बढ़ा दिया जाए कि ये नवंबर से पहले आम इंतखाबात का ऐलान कर दें, और कल के ज़िमनी इंतखाबात के बाद उनके बयानिए के अंदर बहरहाल एक अहमियत और तक़वियत आई है। अब देखना ये है कि ये सारे इश्यूज़ कैसे हल होंगे, और जैसा कि चौधरी परवेज़ लाई ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये सारे इश्यूज़ हल करने के लिए बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट और रियासती इदारों के पास जाना पड़ता है और उनके साथ बैठ के ये सारी चीज़ें तय होती हैं, क्योंकि सियासी जमातों को इकट्ठा करने के लिए ना तो कोई बुजुर्ग सियासतदान है, ना कोई ऐसी शख्सियत है कि जिस पे सारे इत्तेफाक कर सकें। सो बहरहाल ये सारा मामला फिर इस्टेब्लिशमेंट और रियासी इदारों की तरफ चला जाता है, और चौधरी परवेज़ लाई ने इस बारे में 2-3 दफ़ा बड़े वाशगाफ अल्फाज में और वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि इस तरह के फैसले करने के लिए जब इकट्ठे बैठेंगे तो वो इकट्ठा कौन बिठाएगा, वो रियासती इदारे और इस्टेब्लिशमेंट ही बिठाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि बहरहाल इमरान खान को, मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, सब जमातों को किसी एक जगह पर बैठकर इन चीज़ों को हल करना चाहिए, क्योंकि अगर ये मामला हल ना हुए और अगले इलेक्शन की तरफ जाया गया तो उसका नतीजा ये होगा कि उस इलेक्शन में खून खराबा होगा, उस इलेक्शन तक मईशत के हालात ख़राब रहेंगे, उस इलेक्शन तक यहाँ पर सियासी गर्मा गर्मी रहेगी, और उस इलेक्शन में अगर किसी के मतलूबा नताइज ना आए तो उसके बाद फिर एक दांदी की तहरीक शुरू हो जाएगी। सो वो जो एक अदम इस्तेहकाम की कैफियत है मुल्क इस वक्त उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो बहरहाल सियासतदानों को ये फैसले करने चाहिए। गुज़िश्ता दिनों में जो अफसोसनाक सूरत हाल देखने में आई वो ये है कि सियासतदानों ने अपने फैसले अदालतों से करवाने शुरू कर दिए, तो उससे सियासतदानों के वक़ार में कमी वाक़ई हुई, और देखा यह गया है कि फिर अदालतें जो फैसला करती हैं वो आपको मानना पड़ता है। तो मेरा ये ख्याल है कि बजाय किसी दूसरे के हाथ में अपने सारे इख्तियारात देने के, बेहतर यही है कि तमाम जमातें खुद बैठकर कुछ निकात को तय कर लें और फिर अगले इलेक्शन की तरफ चली जाएं, ताकि उस वक्त तक एक गैर यकीनी की और अदम इस्तेहकाम की जो कैफियत है उसमें उसका खात्मा हो और उसमें कमी आए। ठीक है, राना मकबूल साहब, आप मुझे बताइएगा कि आप अब दावत देंगे इमरान खान को और PMLQ को कि वो आके इस बारे में बात करें और इलेक्शंस के ऊपर कुछ पेशकदमी की जाए? देखो, इमरान खान साहब की एक अलग तबा है, वो बाज़-औक़ात बल्कि बसा-औक़ात इस बात को नहीं मानते कि किसी पार्ले टेबल पे बैठ जाना चाहिए। जंगों के फैसले जो हैं वो भी पार्लेस की टेबल पे ही बैठ के होते हैं। हर इशू का फैसला, ये भाई ने कितनी दानाई की बात की है कि जब आप आपस में झगड़ते पॉलिटिशियन, एक तो उनकी साख कमजोर होती है और फाइनली फिर दूसरे जो है स्टेक होल्डर्स, उनको स्पेस मिलती है और वो बात का मजबूरन भी आके इंटरवीन करते हैं, तो सारी की सारा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो तलचट हो जाता है। इसलिए इस चीज को भी मद्देनजर रखना चाहिए और बड़ी दानाई के साथ, तदब्बर के साथ, हौसले के साथ बैठ के इन मसाइल को हल तो करना चाहिए। क्या शहबाज शरीफ मैं रिजाइन कर रहे हैं? कहता हूँ, नहीं, मैं पहले मैं बात मुकम्मल कर लूँ, उसके लिए आप अपने बंदे नॉमिनेट कर दें। अगर बराह रास्त कोई हिचकिचाहट है या कोई इश्काल है कि जो टेबल पे नहीं बैठना, कोई आपके दाना पार्टियों के एक दो नुमाइंदे इकट्ठे होकर इसके ऊपर गौर खौज करें और पूरी इंट्रोस्पेक्शन करें और कुछ फैसले करें, अपनी रिकमेंडेशन दें, अपने लीडर्स को परसुएट करें, समझाएं, ताकि जो काम भी हो वो दानाई से और सुलह सफाई से हो जाए, क्योंकि कौम के फ्यूचर का मामला है। अगर पॉलिटिशियन आपस में नहीं लड़ते रहेंगे, एनर्जी ज़ाया होती है, इसके ऊपर ठीक है, बहुत शुक्रिया, इंस्टेबिलिटी की बहुत वजह से शुक्रिया इकोनॉमिक राना मकबूल, एक्टिविटी सेंटर चलती। राना मकबूल साहब, मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा और माजिद निज़ामी प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।